हेलो जैन साथियों, कैसे हैं आप सब। विशेषण आईएएस के यूट्यूब मंच पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम जो यूपीएससी के प्रारंभ परीक्षाओं में विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हैं हम उनको हल कर रहे हैं। और इसमें हम इकोनॉमी के सेक्शन के जो क्वेश्चन है उनको हम हल कर रहे हैं। ठीक है, हम 2019 तक के जो प्रश्न है इकोनॉमी के जो प्रारंभिक परीक्षा में आए हैं उनको हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 2020 में जो प्रश्न आए इकोनॉमी से उसको हम करेंगे। अगर मान लो कोई आपको ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं कि कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो हम उस पर एक पार्टिकुलर वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है। देखिए, वर्ल्ड बैंक हुई, आईएमएफ हुआ, एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, जितने भी वित्तीय संस्थान हैं जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, उनसे जुड़ा हुआ कोई शब्द है, कोई कीवर्ड्स है तो उसको आप जरूर ध्यान में रखें। करंट अफेयर से जुड़ा हुआ, देखिए उसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न ये आया 2020 में कि स्वर्ण ट्रांस किसको निर्दिष्ट करता है, सीधा से उसने ये पूछ लिया है। ठीक, विश्व बैंक की ऋण व्यवस्था को, केंद्रीय बैंक की किसी एक क्रिया को, केंद्रीय बैंक या आरबीआई की किसी क्रिया को। ठीक, तीसरा कह रहा है डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन द्वारा उसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली का मतलब क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम। ठीक, चौथा चौथा क्या बोल रहा है, आईएमएफ द्वारा इसके सदस्यों को प्रदत्त एक साख प्रणाली, एम नहीं आएगा यहाँ पे, साख प्रणाली। ठीक, अब जैसे आईएमएफ के बारे में बता दें आपको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक, तो इसके अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रत्येक राष्ट्र जो भी इसके सदस्य हैं उनका एक कोटा रहता है जो जिसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, एक कोटा रहता है। कोटे का कुछ परसेंट, कुछ परसेंट उनको या तो स्वर्ण के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में रखना होता है, कहां पे, आईएमएफ को, सदस्य राष्ट्रों को। ठीक, तो इस कोटे का 25% निर्धारित है कि आपको गोल्ड के रूप में या विदेशी मुद्रा के रूप में रखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं स्वर्ण ट्रांस या रिजर्व ट्रांस। ये किससे संबंधित है, आईएमएफ से। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि निकट भविष्य में दूसरा वित्तीय संकट, वैश्विक वित्तीय संकट, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ठीक, होता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीतियां भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं ये क्या कह रहा है। ये बोल रहा है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए दूसरी, ये बोला दूसरी, इसका मतलब पहली भी आई होगी कभी ना कभी फाइनेंशियल क्राइसिस। प्रथम जो कब आया, पहला प्रथम वित्तीय संकट, एक मिनट, फर्स्ट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस सन 2007-8 में, जो लेमन ब्रदर्स कोलैप्स किए थे उससे जुड़ा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि द्वितीय वैश्विक संकट कोई आ जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है, तो ऐसे कौन से कदम भारत सरकार को उठाने चाहिए जिसका प्रभाव, जो नकारात्मक प्रभाव है जो भारत की इकोनॉमी है उस पर कम पड़े। ठीक, ये कह रहा है, क्या कह रहा है, मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है तो भारत सरकार को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, वैश्विक वित्तीय संकट, उसका प्रभाव क्या नकारात्मक रूप से कम जो प्रभाव करे भारत की अर्थव्यवस्था को। ये कह रहा है अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। ठीक है, दूसरा कह रहा है कुछ विदेशी और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। ठीक, विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना, पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। पूंजी खाते में क्या कह रहा है, पूर्ण परिवर्तनीयता को बनाए रखना। ठीक, अब जैसे मान लो आपको पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक विदेशी व्यापार का लेखा जोखा रखने के लिए खाता होता है, इसमें एक आता है चालू खाता, एक होता है आपका पूंजी खाता। जो चालू खाता है वो पूर्ण परिवर्तनीय,
ये क्या आंशिक रूप से परिवर्तनीय है? परिवर्तनीयता का मतलब क्या है इसमें? ये है कि भारत की जो मुद्रा है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष कितना उसको चेंज कर सकते हैं। मान लो भारत किसी और देश से व्यापार कर रहा है तो भारत की मुद्रा में कर सकता है या डॉलर में कर सकता है, या डॉलर मान लो भारत की डॉलर से जब भारत से कोई व्यापार लेना है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। मतलब परिवर्तनीयता, रुपए की परिवर्तनीयता जो मान लो डॉलर के अलावा और कोई करेंसी हो जो हार्ड करेंसी है ना, जिसकी डिमांड ज्यादा हो, तो इसमें से कौन से कदम सरकार को नहीं उठाने चाहिए ये कह रहा है, या कौन से कदम ऐसे उठाने चाहिए जो वैश्विक वित्तीय संकट है उस पर कम प्रभावित करें। ठीक, तो देखिए एक तो यही है अल्पकालिक विदेशी ऋणों पर निर्भर न रहना। अब मान लो शॉर्ट टर्म के लिए हमने विदेशी ऋण लिए, वित्तीय संकट तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए चलता है सॉरी, वित्तीय संकट लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ऋण हमारे छोटे टाइम के लिए, तो ये क्या है इस पर निर्भर नहीं रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, अब मान लो आपको ये पता पहला वाला तो सही हो जाएगा। कुछ विदेशी बैंकों कुछ और विदेशी बैंकों को प्रारंभ करना। अब विदेशी बैंकों को प्रारंभ करने से क्या वित्तीय संकट को कम किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये अगर मान लो आपको यही दो पता है, ठीक है, आपको ये पता पहला वाला सही है दूसरा गलत है, तो इससे क्वेश्चन को आप बना सकते हो दूसरा गलत है। अब मान लो 1 और 3 है, इसमें से पता है कि आपको पहला वाला सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है, मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है, बस आपको बेसिक उसकी जानकारी होनी चाहिए। यदि आप अपने बैंक को मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से 10,000 रुपए की नगद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, देखिए आइए पहले बैंक में चलते हैं भाई, चलते हैं बैंक में। ये आपके बैंक है, इसमें दो प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं, एक तो होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब ये है कि जब चाहो आप पैसा निकाल सकते हो। टाइम डिपॉजिट में ये एक फिक्स टाइम रहता है, उसके बाद आप पैसा निकाल पाओगे उससे, है ना। जो डिमांड डिपॉजिट है उसमें दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट, ठीक है, एक होता है करंट अकाउंट। इसमें कौन सा होता है, एक होता है फिक्स्ड डिपॉजिट जो फिक्स्ड एफडी करवाते हो आप, एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट जिसको आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब मान लो समग्र मुद्रा की आपूर्ति है उसको कई नाम दे दिए हैं। मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है इकोनॉमी, जैसे M1 है, ठीक, M1 में क्या आएगा, जनता के पास धन प्लस, इसको बोलते कासा भी बोलते हैं, इसको करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को मिला के कासा बोल देते हैं, इसको बोलते हैं एफडीआरडी। क्या बोलते हैं? एफडीआरडी। प्लस मैं ये लिख दूं कासा, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट और जमा धन। ठीक है, अब इसी तरह M2 क्या होता है भाई, एक होता है M2, इसमें होता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो जमा है, सेविंग बचत है पोस्ट ऑफिस। ठीक, इसी प्रकार मान लो M3 है, M3 में क्या आ जाएगा भाई, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एफडी और आरडी यू करवा रहे हो। ठीक है, इसी तरह एक M4 रहता है, M4 में आपका M3 प्लस आपका पोस्ट ऑफिस में जो एफडी वगैरह करवाते हैं वो सारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति ने जो डिमांड डिपॉजिट है, मान लो यहां से अपने करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से उसने पैसा निकाला, ठीक है, यहां से उसने पैसा 10,000 रुपए उसने निकाल लिए किसी व्यक्ति ने, ठीक है। अब उसने यहां से पैसा निकालेगा तो जनता के उसके हाथ में आ जाएगा ना पैसा, तो उसके हाथ में पैसा आ गया, उसके भाई यहां से हट के यहां पे आ गया ना,
अब देखो ये क्या कह रहा है, डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपए उसने निकाले, ठीक। अब 1 लाख रुपए नगद उसने निकाल दिए, कहां से, करंट अकाउंट से या सेविंग अकाउंट से, ठीक। तो अर्थव्यवस्था तत्कालिक से मुद्रा की समग्र आपूर्ति में क्या फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई इसे हाथ में। मान लो ये कासा है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में ये है, और ये क्या है आपका जनता के पास धन है, ये वाला इस हाथ से साथ में ले ली है तो उसी व्यक्ति के पास ही, तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मुद्रा की समग्र पूर्ति में 1 लाख रुपए कमी आ जाएगी, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। मुद्रा की समग्र पूर्ति 1 लाख रुपए वृद्धि हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मुद्रा की समग्र पूर्ति में बिल्कुल ये नहीं होगा, मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी, क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। एफडीआई की विशेषता क्या बता रहे हैं, यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में, सूचीबद्ध मतलब शेयर मार्केट में जो सूचीबद्ध कंपनी है, कंपनियां पूंजीगत साधनों द्वारा किया जाने वाला निवेश है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, यह ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है, ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है। यह विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों किया जाने वाला निवेश है। मान लो विदेशी जो संस्थागत निवेशक है एफआईआई के द्वारा जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनमें किया जाने वाला एक प्रकार का निवेश है, ये ऐसा बोल रहे हैं। देखिए एफडीआई क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, पहली बात तो देखिए ये तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, ये जरूरी नहीं है कि सूचीबद्ध कंपनियों में हो। एफडीआई का सीधा सा मतलब ये है कोई विदेशी कंपनी आपके यहाँ ऐसा निवेश करे जिससे क्या लोग 10% की हिस्सेदारी खरीद ले, कम से कम 10% की हिस्सेदारी किसी कंपनी खरीद ले, तो क्या एफडीआई कहलाता है। लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता। इससे क्या 10% उसने खरीद लिया तो उससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए सरकार एफडीआई पे ज्यादा जोर दे रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये ऐसा निवेश है जिसमें ऋण के समाशोधन, ऋण के समाशोधन की अपेक्षित होता है, ठीक है। दूसरा, यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है, ऐसा पूंजी प्रवाह है कि ऋण हम उससे ऋण नहीं ले रहे, वो क्या है, वो इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हम ऋण के रूप में थोड़ी ले रहे हैं इसको भाई, ये इन्वेस्टमेंट के रूप में आ रहा है। एक मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह, तो क्या ऋण सृजित नहीं कर रहे हम, इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से गैर वित्तीय ऋण, गैर वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं, ठीक है। परिवारों को बकाया गृह ऋण, ठीक है। क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, ट्रेजरी बिल, क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि, परिवारों पर बकाया गृह ऋण, कौन से गैर वित्तीय ऋण है, ठीक है। नीचे दिए कूट का प्रयोग करें, सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल एक, बी क्या कह रहा है 1 और 2, सी कह रहा है केवल 3, और आपका ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2 और 3। बताइए क्या होगा इसका। देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि वित्तीय ऋण और गैर वित्तीय ऋण में क्या अंतर है। एक होता है वित्तीय ऋण, एक होता है गैर वित्तीय ऋण, ठीक है। वित्तीय ऋण का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई ऋण जिससे आगे के लिए ऋण के रूप में दिया जा सके। अब जैसे मान लो आरबीआई से ऋण ले रहा है एसबीआई, एसबीआई क्या कर रहा है, इसको ऋण के रूप में उठा सकता है ना आगे, एसबीआई इसको ऋण के रूप में दे सकता है, तो ये क्या हो गया, वित्तीय ऋण हो गया, ठीक। मान लो एसबीआई ने किसी और छोटी फाइनेंशियल कंपनी को, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसी, उनको लोन दे दिया, अब वो क्या करे, वो लोन देने लग जाए, तो क्या वित्तीय ऋण में आएगा। अब गैर वित्तीय ऋण में क्या होता है, ऐसा ऋण
ऐसा ऋण जिसको दोबारा से ऋण के रूप में न दिया जा सके, दोबारा से ऋण के रूप में न दिया जा सके, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, गैर वित्तीय ऋण, ठीक है, क्या बोलेंगे, गैर वित्तीय ऋण। अब मान लो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल तो क्या सरकार उससे ऋण जुटा रही है, उसके द्वारा थोड़ी दोबारा कोई ऋण ले लेगा, वो तो खुद ट्रेजरी बिल के ऋण के रूप में, तो क्या हो जाएगा, गैर वित्तीय ऋण हो जाएगा एक तो ये। तो क्रेडिट कार्ड ऐसे प्रकार क्या है, क्रेडिट कार्ड गैर वित्तीय ऋण का बकाया राशि है, वो भी क्या है, गैर वित्तीय ऋण है। परिवारों का बकाया गृह ऋण, ये क्या है, गैर वित्तीय ऋण है ना, इस पर कोई ऋण थोड़ी दिया जा सकता आगे। तो ये तीनों क्या हो जाए, गैर वित्तीय ऋण हो गए। वित्तीय ऋण का मतलब जिस ऋण को दोबारा से ऋण के रूप में उसको यूज किया जा सकता है। मान लो कोई ऋण लिया एसबीआई से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, उसको दोबारा से लोन दे दिया किसी और कंपनी को उसने, तो क्या वित्तीय ऋण हो गया। ऐसा कोई ऋण है जिसको मान लो मैंने एसबीआई से लोन लिया लेकिन मैं उसको दोबारा लोन दे नहीं सकता किसी को, तो क्या गैर वित्तीय ऋण हो गया। तो ये तीनों ही क्या गैर वित्तीय ऋण हो जाएंगे। चलिए, यदि आरबीआई प्रसारवादी एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी का अनुसरण करने का निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित में क्या नहीं करेगा। ठीक है, वैधानिक तरलता अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना, ठीक है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जैसे आरबीआई, ठीक है। दूसरा कहेगा एमएसएफ, ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सीमांत स्थायी दर, इसको बोलते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी दर को बढ़ाना, एमएसएफ को बढ़ाना। बैंक दर को घटाना, जो बैंक रेट है को घटाना, तो रेपो दर को भी घटाना, ठीक है। अब देखिए, जो आरबीआई क्या मौद्रिक नीति बनाता है, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। दो तरह की होती है, एक होती है संकुचनवादी, ठीक, एक होती है प्रसारवादी। अब इसमें क्या होता है, इसमें लोन देने की दर है, मान लो रेपो रेट है, उसको क्या करेगा, बढ़ा देगा। जो रेपो रेट को बढ़ा देगा तो क्या होगा, बैंक क्या है आरबीआई से कम लोन लेंगे, जो आरबीआई से कम लोन लेंगे तो कम लोन देगा। भाई बैंक क्या है, आरबीआई ने मान लो रेपो रेट बढ़ा दिया, जो लोन देने की जो रेट है, मैंने है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रेपो रेट, इसको बढ़ा दिया। मान लो पहले लोन मिल रहा था 10 रुपए 10% पे, अब उसने कर दिया मान लो 11, तो क्या है, जो बैंक उससे लोन ले रहे थे आरबीआई से वो कम लेंगे, तो कम लोन अगर उनके पास लेंगे वो, तो आगे वाले कस्टमर को कम लोन देंगे वो, तो इसके संकुचनवादी, इससे क्या मनी सप्लाई कम होगी मार्केट में और महंगाई कम होगी। दूसरा क्या है, इसमें क्या है, आरबीआई जो रेपो रेट है उसके प्राइस, उसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर देता है। अब इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो कम कर देगा तो इससे क्या होगा, बैंक क्या है ज्यादा लोन लेंगे। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो पहले 10 हो गया, वो उसने कर दिया 7, तो ज्यादा लोन लेंगे आरबीआई से, ज्यादा लोन लेंगे तो ग्राहकों को ज्यादा लोन बांटेंगे, ज्यादा लोन बांटेंगे लोग क्या करें, डिमांड करेंगे ज्यादा, है ना, चीजों की प्रोडक्शन बढ़ जाएगा उससे, है ना, जो मंदी की स्थिति है उससे थोड़ा बाहर निकलने का रास्ता मिल जाएगा इससे, ठीक है। अब ये क्या, प्रसारवादी क्या ये वाली है, प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने पर निर्णय लेता है तो वह निम्नलिखित क्या नहीं करेगा, ये कह रहा क्या नहीं करेगा, ठीक। देखो बैंक दर को तो घटाएगा ही, रेपो दर को भी घटाएगा, तीसरा तो आपका सही है, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है, एसएलआर अनुपात को घटाकर उसे अनुकूलित करना। एसएलआर क्या होता है, कोई बैंक को अपने पास अपने जो कुल जमा है, एनडीटीएल बोलते हैं, नेट डिमांडेड टाइम लायबिलिटी, का कुछ पैसा जो अपने पास जो कुल जमा है, ठीक है, उसका कुछ पैसा अपने पास गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना पड़ता है हर किसी बैंक को, है ना, तो उसको बोलते हैं एसएलआर, वैधानिक तरलता अनुपात, स्ट्रेचबल लिक्विडिटी रेशियो। अगर इसको मैं कम कर दूं, अभी आरबीआई ने बैंकों से ये बोला कि भाई आपको अपने पास कुल जमा है उसका 22% अपने पास रखना है, कितना 22%। अगर मैं इस एसएलआर को आरबीआई बोल दे भाई 22 नहीं आप 15 रखो, तो उनके पास क्या है, ये 7 रुपए तो एक्स्ट्रा बचे ना 7%, इससे और लोन दे सकते हैं वो, तो ये भी क्या है, इसका एक टूल हो जाएगा प्रसारवादी मौद्रिक नीति का, इससे लोन क्या है, लोग ज्यादा लोन देगा, वो प्रसारवादी मौद्रिक नीति हो गई है, ठीक है।
ये दोनों चीज इसको करनी पड़ेंगी, ये और ये। इसमें पूछा क्या नहीं करेगा, बस ये नहीं वाला आपको जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आता है वो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, ये दोनों नहीं होंगे। जिसमें मान लो आपको इसके बारे नहीं पता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है, तो आप इसको इससे भी कर सकते हैं। मान लो 1 और 30 जिसमें है वो दोनों गलत हो जाएंगे सारे। क्या बचा, केवल बी बचा। ठीक है, तो एमएसएफ की सुविधा दर को बढ़ाएगा नहीं, वो कम करेगा। ठीक है, एमएसएफ भी एक लोन रेट है, इंटरेस्ट रेट है, एक प्रकार का इमरजेंसी में काम आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार संबंधित निवेश उपाय, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है पूछ रहा है। विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव, परिणामात्मक, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, परिमाण में क्वांटिटेटिव, निबंधन, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन निषिद्ध होते हैं। ठीक, दूसरा कह रहे हैं ये वस्तुओं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। ठीक है, ये क्या डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो ये। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है ये वस्तुओं और सेवाओं, पहला क्या कह रहा है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात, दूसरा क्या कह रहा है वस्तुओं सेवाओं दोनों के व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। ठीक है, देखिए इसका नाम क्या है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर। ठीक है, ये तीसरा क्या है ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है। अब देखिए उसका निवेश से लेना देना है और निवेश से संबंधित ये कह रहा नहीं है। भाई इसका क्या है, निवेश से लेना देना है ना, तो ये कह रहा नहीं है। देखिए और इसमें देखते हैं क्या कह रहा है ये। ठीक है, ये क्या डब्ल्यूटीओ से जुड़ा हुआ मामला है, पहली बात तो ट्रिम्स। ठीक है, उरुग्वे दौर की एक वार्ता हुई थी, उरुग्वे दौर की वार्ता में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, पहली बात तो इसमें ये है। दूसरी बात इसमें ये है कि इसमें क्या है वस्तुओं सेवा दोनों के व्यापार संबंधित निवेश उपायों पर लागू ये नहीं होता है। पहली बात तो इसमें ये है, क्या है ये वाला इसका गलत हो जाएगा। इसका क्या है विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने में आयात पर ही कम क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन इसमें लगाने हैं। भाई कोई व्यक्ति मान लो चाइना है, चाइना मान लो कुछ ऐसे नियम बना दे कि वहां पे जो मान लो चीनी बन रही है वो 5 रुपए किलो चल रही है और यहाँ पे हमारे यहाँ 40 रुपए किलो चल रही है। अगर मान लो वहां से चीनी आने लगी तो यहाँ की चीनी कौन खरीदेगा, तो यहाँ के जो उत्पादक वर्ग है उसको नुकसान पहुंचेगा। उससे क्या क्वांटिटेटिव इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते, तो ये वाला क्या सही हो जाएगा। दूसरा वाला इसका गलत है, तो इस तीसरा वाला इसने सही कहा है कि निवेश के नियम से संबंधित ही नहीं है। इसका क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1991 में आपको पता होगी कि एलपीजी रिफॉर्म लेके आए हम, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इससे क्या प्रभाव पड़ा है इसके संबंध में पूछ रहा है वो। शहरी क्षेत्रों में श्रमिक की उत्पादकता, जो शहरी क्षेत्र है उसमें श्रमिक की उत्पादकता 2004-05 की कीमतों पर प्रति श्रमिक रुपए में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कमी आई। ये क्या कह रहा है शहरी क्षेत्र में जो श्रमिक थे उनकी उत्पादकता बढ़ गई और ग्रामीण क्षेत्र थे उसमें उनकी उत्पादकता वो कम हो गई। ठीक है, ये कह रहे हैं। ठीक है भाई, कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, वर्क फोर्स में सतत वृद्धि। देखो सतत वाला यहां भी आएगा, ज्यादातर गलत ही होता है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि। भाई सही बात है भाई, पहले कृषि आधारित था, एलपीजी आया, कई इंडस्ट्री लगने लगी है ना, विदेशी कंपनियां आने लगी, तो जो कृषि
कि जो सीमांत जो उसमें लगते थे, प्रचंड बेरोजगारी वाली स्थिति में लगते थे, ये 2 लोगों को काम है और 6 लगे हुए हैं, तो बाकी 4 जो बचे वो सब क्या करें, इंडस्ट्री की तरफ मूव कर जाएंगे, बहुत सी कंपनी खुलेंगी उनकी तरफ मूव करेंगे, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आएगी, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी भाई, कृषि, पहले कृषि है ग्रामीण क्षेत्र में, तो केवल कृषि ही रोजगार दे रही थी, तो वहां से लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं एलपीजी के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी सही हो जाएगा। ये वाला क्या है, इसका गलत है, ऐसा नहीं है, जिसमें पहला है वो वाला क्या है, गलत हो जाएगा। बचा क्या, तीसरा चौथा, इसमें तो केवल इसकी 3 और 4 सही है। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक साख परिधान करने के संदर्भ में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, इसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव, इसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक एवं रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। क्या कह रहा है, जो डी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, ये ज्यादा लोन दे रहा है किसकी तुलना में, कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और आरआरबी की तुलना में। पहली बात तो ये कह रहा है, ये इससे ज्यादा लोन दे रहा है। दूसरा कह रहा है, जो डीसीसीबी है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों, इसको बोलते हैं पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है। बजट 2023 में इसके रजिस्ट्रेशन के लिए, इसको डिजिटलाइज करने के लिए उसमें एक प्रस्ताव दिया गया था बजट 2023 में। तो इसको जो पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, इनके डिजिटलीकरण करने के लिए वित्त उपलब्ध कराया गया था, ऐसा उसमें था बजट में, तो ये ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। तो ये क्या करे, डीसीसीबी का एक सबसे प्रमुख कार्य प्राथमिक कृषि साख समितियों को निधि उपलब्ध कराना है। सही बात है भाई, इसको तो करा ही रहा है। लेकिन आप एक बात का थोड़ा सा इसमें कॉमन सेंस लगा सकते हो कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, इनके पास जो फंड है और जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के पास फंड है, जो आरआरबी के पास फंड है, क्या वो इससे ज्यादा नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के पास बहुत ज्यादा फंड है जो ज्यादा दे देगा, तो ये कॉमन सेंस से भी आप इसको क्या गलत कर सकते हो। अगर आपको नहीं जानकारी है तो कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, है ना। ठीक, तो इसका पहला वाला गलत हो जाएगा, दूसरा ही केवल सही है। जो ग्रामीण ऋण है उसका मान लो, जो ग्रामीण क्षेत्र या कृषि क्षेत्र में जो ऋण दिया जा रहा है, जो ऋण दे रहे हैं उसका 70 से 80% कौन दे रहा है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक दे रही है। उसका लगभग 15% के आसपास कौन दे रहा है, आपका कोऑपरेटिव बैंक दे रही है, ठीक है। और लगभग 5% के आसपास कौन दे रहा है, आपका आरआरबी, ठीक है। चलिए, भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाएगा, ठीक है। कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है, ठीक है। सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना, सभी फसलों के लिए, ये सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब पब्लिक, जो सरकार की तरफ से हो जाए, कृषि में सरकार का निवेश मान लो, सरकारी निवेश। सार्वजनिक, सभी फसलों के लिए कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना। दूसरा कह रहा है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण करना, देखिए पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का कंप्यूटरीकरण करना। तीसरा क्या कह रहा है, सामाजिक पूंजी का विकास करना। चौथा कह रहा है कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति, ठीक। पांचवा कह रहा है बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफी, सरकारों द्वारा शीतगार, जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, शीतागार सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं को स्थापित करना। अब इनमें से कौन सा कृषि में सार्वजनिक निवेश है, आप बताइए जरा, कॉमन सेंस इसमें लगा सकते हैं आप।
देखिए सभी फसलों के लिए देना क्या सार्वजनिक निवेश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो क्या सरकार बोझ बढ़ी है इससे, सभी फसलों के लिए एमएसपी देना काफी मुश्किल काम हो जाएगा। हमारा पहला गलत है। और देखो ये निवेश एक प्रकार का कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं, है ना, उससे क्या डेटा का डिजिटाइजेशन होगा, जो हमें जानकारी चाहिए वो हमें प्राप्त होती रहेगी, है ना। नेक्स्ट का एक तो दूसरा हो गया। और सामाजिक पूंजी का विकास करना, सामाजिक पूंजी लोगों में आपसी सामंजस्य, आपसी समन्वय, है ना, आपसी सौहार्द को बढ़ाना सामाजिक स्तर पर, ये हो गया। और क्या हो जाएगा भाई इससे, ये क्या कृषि निःशुल्क इसको हम फ्री कर देंगे उसके बिजली को, या निवेश थोड़ी है ये। और मान लो उसके ऋण को माफ कर देंगे, निवेश थोड़ी है ये, बिल्कुल नहीं है। अब मान लो इसमें चौथा है, पांचवा है, उसको आप काट दो, इसमें पांचवा है, इसमें चौथा है, इसमें चौथा है। कॉमन सेंस से कर सकते हो ना इस प्रश्न को। तो क्या बचा इसका, सी बचा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए ये क्या कह रहा है, भारत में फर्म के ब्याज प्राप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पद का क्या महत्व है। ठीक है भाई, इसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देख लेते हैं पहले, आईसीआर इसको बोलते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब ये है कि कोई भी संस्था जो लोन ले रही है या कोई कंपनी जो लोन ले रही है, क्या वो लोन चुकाने की स्थिति में लोन का जो इंटरेस्ट है, मान लो उसने 100 करोड़ रुपए लिया, 100 करोड़ का लोन लिया एट द रेट 5% की दर पे, है ना, तो क्या ये कंपनी केवल जो उसका इंटरेस्ट बनना है साल का, है ना, जो इंटरेस्ट बनना है साल का, क्या उसको चुकाने की स्थिति में है, उसको चुका सकती है ये। मतलब 5 लाख रुपए बनना है इसका, तो क्या इसको चुकाने की स्थिति में है वो, केवल इंटरेस्ट को, अगर वो इंटरेस्ट चुकाने की स्थिति में है तो उसको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, है ना, उसको ये बोला इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। मान लो उसने लिया 100 करोड़ का लोन, ओ सॉरी 100 करोड़ का लिया तो 50 लाख हो जाएंगे, है ना, तो उसको चुकाने की स्थिति में है क्या वो, इसको बोलेंगे क्या, एक मिनट, इसको छोड़ो, ऐसे समझो, मान लो कोई कंपनी है, उसने मान लो 100 करोड़ का लोन लिया, 100 करोड़ लोन लिया, और उस लोन पे मान लो कुछ ब्याज दर, निश्चित ब्याज दर होगी, उस ब्याज दर पे उसकी जो इंटरेस्ट बन रही है साल में, है ना, तो उस ब्याज को चुकाने के लिए वो सक्षम है कि नहीं है। अगर वो सक्षम है तो उसकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ठीक है, अगर सक्षम नहीं है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो उसकी ठीक नहीं है, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये क्या है, ब्याज ब्याज व्याप्ति अनुपात, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रही है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है। ठीक है भाई, दूसरा क्या कर रहा है, ये उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहे हैं कि आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। ठीक है भाई, ये पता चल जाएगा इंटरेस्ट जो कवरेज रेशियो उसका कितना है, भाई ऋण चुका पा रही है, ऋण का जो ब्याज है उसको चुका पा रही है नहीं चुका पा रही है, उसको समझने में आगे भविष्य में पता चल जाएगी। अगर ये इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इसका ठीक नहीं है तो उसको क्यों लोन दें, जब ब्याज ही नहीं चुका पा रही तो हमारा ये प्रिंसिपल अमाउंट उसको कैसे चुका पाएगी। तो जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है। उधार लेने वाली फर्म का ब्याज प्राप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी। ये क्या है भाई, ये कह रहा है आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर ज्यादा होगा तो उसकी ऋण चुकाने की क्षमता कम होगी। ठीक है, ये बोल रहा है कि ऋण चुकाने की क्षमता में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में वो विलोम शब्द है, मतलब उल्टा संबंध है, इनवर्स रिलेशन है उसमें, ये कहना चाह रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये वाला क्या है, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। ये क्या, जितना कम होगा भाई उतना ही सही होगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, तो बचे ये और ये दोनों ठीक है। तो क्या बचेगा इसका, ऑप्शन ए बचेगा। चलिए, हाल के दिनों में निम्नलिखित में से कौन से कारक, कौन सी नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी। चावल का ये मूल्य बढ़ रहा था सन 2019-20 में या उससे पहले,
क्यों बढ़ रहा था? ठीक, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य के कारण सरकार द्वारा व्यापार करना, सरकार द्वारा भंडारण करना, चौथा क्या है, उपभोक्ता सहायकी या सब्सिडी, इनमें से किसके कारण चावल के मूल्य को प्रभावित ये कर रही थी? ठीक है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना, आपको कौन सा इसमें सही होगा बताइए। देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य चावल के मूल्य को प्रभावित करने के लिए बहुत बड़ा कारण है, ये हम आपको पिछली क्लास में काफी बता चुके हैं एमएसपी के बारे में। इसको सीएफसीपी के द्वारा इसकी रिकमेंडेशन की जाती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको फाइनल डिसीजन करती है। अब इसमें 22 फसलों के एमएसपी दिए जा रहे हैं और एक गन्ना के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। सरकार द्वारा अगर इसका व्यापार कर दें, अगर इसका निर्यात ज्यादा कर देंगे तो यह है या इसकी कीमत है वो प्रभावी होगी। भारत में क्या है, इसको प्रभावित, मतलब अभी चावल क्या है, हम इसको हम निर्यात करने लग जाए, मान लो इसका निर्यात कर दें तो क्या इसके प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, अगर इसको आयात ज्यादा कर लें हम तो प्राइस क्या है, कम हो जाएंगे। दूसरा क्या है, सरकार द्वारा भंडारण करना, अगर सरकार भंडारण कर लेगी तो क्या मार्केट में चावल थोड़ा कम बचेगा, तो कम बचेगा तो डिमांड ज्यादा रहती है तो क्या उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, और सरकार भंडारण न करे तो क्या मार्केट में ज्यादा रहेगा, प्राइस कम हो जाएंगे। तीसरा क्या है, चौथा क्या, सब्सिडी देना, भाई सब्सिडी देने से भी क्या है इस पर फर्क पड़ जाता है। तो ये चारों चीजें क्या है तो प्रभावित करेंगी। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न हर बार आपको एक दो मिलेंगे, आपको केवल इकोनॉमिक सर्वे को जो डेटा दिए बस एक बार उसको क्या है ट्रेंड उसका देख लेना है ना। अब ये क्वेश्चन इतना रेलिवेंट नहीं है बार बार। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, पिछले दशक में पूछ रहा है। ठीक, अब पिछले दशक में मान लू तो 2009 से 2020 में प्रश्न आया है, तो 2009 से मैं मान लू 19 तक लगातार 10 साल में भारत और श्रीलंका के जो व्यापार है उसमें सतत रूप से वृद्धि हुई है। क्या कह रहे हैं, सतत रूप से वृद्धि हुई है, ये कह रहे हैं। ठीक, दूसरा कह रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार कपड़े और कपड़े से बनी चीजों का व्यापार प्रमुख है, दूसरा ये कह रहे हैं। ठीक, मतलब बांग्लादेश के जो व्यापार हो रहा है वो कपड़ा कपड़े से बनी चीजों का ज्यादा है। ठीक है, तीसरा ये कह रहे हैं पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। अब इनमें से कौन कौन से सही है बताइए आप। देखिए, इसमें एक कॉमन सेंस तो आप लगा ही सकते हो, ये वाला, भाई नेपाल तो नहीं होगा, सबसे बड़ा रहा है बांग्लादेश। कौन है सबसे ज्यादा, बांग्लादेश है, फिर इसके बाद कौन है, नेपाल है, इसके बाद आता है श्रीलंका। ठीक, जिसमें तीसरा वो क्या गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो भाई पिछले दशक में सतत रूप से वृद्धि तो नहीं हुई होगी, कभी कम हुआ होगा कभी ज्यादा हुआ होगा, तो उसका क्या बचेगा, केवल ऑप्शन बी बचेगा। बांग्लादेश से क्या करें, कपड़े और कपड़े से बनी चीजों को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्य के लिए कृषकों को अल्पकालिक ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जो किसान क्रेडिट कार्ड योजना है इसके तहत जो ऋण दिया जाता है, अल्पकालिक ऋण किस के लिए उनको दिया जाता है, केसीसी के तहत, इसके तहत जो ऋण दिया जा रहा है अल्पकालीन किस लिए दिया जा रहा है, मतलब फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, वर्किंग कैपिटल है उसके लिए, कंबाइन कटाई मशीनें, ट्रैक्टर और मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। देखिए अल्पकालीन पूछ रहा है केसीसी के द्वारा। ठीक है, फार्म परिवार के उपभोग जो कंजप्शन उसकी नीड है, उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, फसल कटाई के बाद खेतों के खर्चे के लिए। देखिए ये क्या अल्पकालिक है, अगर मान लो आपको कुछ नहीं आ रहा है इसमें से
ये तो आप पकड़ ही लोगे। परिवार के लिए घर निर्माण और गांव में शीतगार सुविधा की स्थापना करने के लिए। घर निर्माण के लिए केसीसी लोन थोड़ी दिया जाता है, क्या है? क्या घर निर्माण के लिए केसीसी लोन दिया जाता है क्या? इसको आप काट सकते हो, मान लो आपको ज्यादा नहीं पता, केवल आपको 5 ही पकड़ लोगे आप, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। इसमें 5 है, इसको हटा दो, इसमें 5 है, इसको हटा दो, बचा क्या है? 1, 3 और 4 बचेगा। 1, 3 और 4। कंबाइन कटाई मशीन और ट्रैक्टर, मिनी ट्रक खरीदने के लिए थोड़ी केसीसी दिया जा रहा है? ये क्या है? अल्पकालिक ऋण है। ये तो तब के लिए, मान लो आपको बीज खरीदना है या मान लो फसल कटवानी है, उसके लिए आप पे पैसे नहीं है, या बीज के लिए पैसे नहीं है, सिंचाई के लिए पैसे नहीं है, उर्वरक के लिए पैसे नहीं है, उसके लिए दिया जा रहा है, ना कि ट्रक खरीदने के लिए। तो क्या हो जाएगा? फार्म संपत्ति को रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, फार्म परिवार को उपभोग आवश्यकताओं के लिए, और चौथा क्या? फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। तो क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है भाई? 124वां प्रश्न क्या कह रहा है? खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भार वेटेज उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। ठीक है। डब्ल्यूपीआई सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता है। डब्ल्यूपीआई क्या है? सेवाओं को, मूल्यों को नहीं पकड़ता है, जैसा कि सीपीआई करता है। ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु डब्ल्यूपीआई को अपनाया है। ठीक, देखिए डब्ल्यूपीआई के बारे में और सीपीआई के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसको कौन जारी करता है? डीपी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये क्या निकालेगा? डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स निकालता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन निकाल रहा है? डीपी, आईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किसके तहत आता है? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है। अगला, अगला क्या है इसमें? देखिए इसका बेस ईयर, बेस ईयर क्या है इसका? 11, 12। इसमें क्या क्या आता है? खाद्य वस्तुएं और ईंधन, बिजली और विनिर्मित वस्तुएं, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक, तो इसमें क्या है? केवल वस्तुएं ही आ रही हैं। ठीक है, इसमें वस्तुएं आ रही हैं। दूसरी तरफ क्या आपका? सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको कौन जारी कर रहा है भाई? एनएसयू करता है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के तहत आएगा ये। ठीक है। इसमें क्या आएगा? गुड्स और सर्विस दोनों आती हैं इसमें, गुड्स और सर्विस दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। इसका बेस ईयर क्या है? 2011, 12। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न में, क्या कह रहा है? खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, और एक बात और है सीपीआई में, 2014 से सीपीआई क्या है? सीपीआई महंगाई का संकेतक है। ठीक है, चलिए खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार, ये क्या कह रहा है? खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से, डब्ल्यूपीआई में दिए गए भार से अधिक है। ठीक,
तो भाई खाद्य वस्तुएं यहाँ पे 45% है के आसपास है, या 22% के आसपास है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, है ना। यहाँ पे भी खाद्य वस्तु है, यहाँ पे वस्तुओं के साथ साथ क्या सेवाएं भी हैं। यहाँ पे खाद्य वस्तुएं ज्यादा हैं, यहाँ पे क्या है तुलनात्मक रूप से कम है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स भी है। डब्ल्यूपीएस सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसा कि सीपे करता है। सही बात है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य मान हेतु प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया। ऐसा नहीं है, सीपीआई है। 2014 से सीपीआई को अपना रहा है, तो क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, 2000 ये क्या कह रहा है भाई, 125वां प्रश्न। देखिए एमएसपी वगैरह कृषि में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एमएसपी से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो एमएसपी वाले कंसेप्ट को आप थोड़ा सा अच्छे से कर लें, क्योंकि इस पर किसान आंदोलन भी कर रहे थे एमएसपी को लेके, उसके लिए कानून बनाने को लेके, तो उसको आप सही से कर लोगे तो हो सकता है इस बार भी कोई प्रश्न आपको मिल जाए। सभी अनाजों दालों दलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद भारत के किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में असीमित होता है। असीमित, ये कह रहा है कि एमएसपी जो दिया जा रहा है, मान ली गेहूं का मैंने बोल दिया एमएसपी है 2200 रुपए प्रति क्विंटल, तो किसान के कितना भी पैदा कर लेगी सरकार उसको खरीद लेगी, ऐसा नहीं है भाई, उसका एक लिमिट है। सरकार के रखने के लिए जगह तो होनी चाहिए, ये थोड़ी गेहूं को लेकर वो सड़ा देंगे, तो असीमित तो नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में बाजार मूल्य कभी, ये क्या कह रहा है देखिए, जो एमएसपी ये क्या कह रहा है, अनाजों एवं दालों का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच, बाजार मूल्य पर, बाजार मूल्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर उपयुक्त, थोड़ा सा ये कहना चाह रहे हैं कि एमएसपी बाजार मूल्य एमएसपी के बराबर नहीं पहुंच पाता, ये कहना चाह रहा है। बाजार मूल्य तो कभी कभी आपने देखा होगा कि एमएसपी से ज्यादा भी हो जाता है। मान लो एमएसपी 2200 रुपए किलो, 2200 रुपए प्रति क्विंटल चली गेहूं की, तो गेहूं का मार्केट 2700 प्रति क्विंटल भी बेचा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एमएसपी से ज्यादा नहीं पहुंचती बाजार मूल्य, उससे कई गुना ज्यादा पहुंच जाती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ये क्या, असीमित नहीं भाई, उसके सीमित क्षमता है, स्टोर कहां करेंगे उनको, एक लिमिट रहती है उसकी। ठीक है, तो ये क्या, ये वाला भी गलत हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बारे में एमएसपी के बारे में आपको और पूरी विस्तृत जानकारी चाहिए तो इसी चैनल हमारे, मैंने ही इस पर एक पूरी वीडियो बनाई है, एमएसपी क्या है, क्यों लाया गया, कैसे काम कर रहा है ना। अभी जो किसान है उनके क्या, जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उनकी क्या मांग है, इस पर पूरी मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं उसको। क्योंकि आपको पता है कि एमएसपी से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है, एक साल छोड़ के एक साल में आ रहा है, इस बार काफी चर्चा में रहा है ये मुद्दा, तो हो सकता है क्वेश्चन इससे और आ जाए। तो एक बार जाके आप इसमें देख सकते हैं, हमारी वीडियो में देखोगे जाके तो एमएसपी के ऊपर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप विस्तार से देख सकते हैं उस पर। ठीक है, मैंने पूरा विस्तार से कराया है उस पर कि क्यों लेके आया एमएसपी, है ना, कौन कौन सी फसलों पर दिया जा रहा है, कौन दे रहा है, और A2+FL क्या होता है, C2 क्या होता है, ये सारा आपको बताया जा चुका है। एक बार जाके जरूर देखें, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें काफी चीजें जो जरूरी है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और जागरूक नागरिक है तो उसको भी ये जानना चाहिए कि हमारे अन्नदाता क्यों आंदोलन कर रहे थे, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना जाके। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, एक कह रहा है कॉमर्शियल पेपर या वाणिज्यिक पत्र अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है, प्रतिभूति रहित, ठीक है, सिक्योरिटी नहीं है इसमें लेकिन वचन पत्र है। दूसरा कह रहे हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को दीर्घकालीन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जमा प्रमाण पत्र भारतीय आरबीआई द्वारा किसी निगम को लॉन्ग टर्म के लिए दिए जाते हैं। ठीक है,
तीसरा कह रहा है शीघ्रावधि द्रव्य। देखिए इकोनॉमी के जितने टर्मिनोलॉजी है उनको आप इंग्लिश में अगर कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे शब्द आएंगे शीघ्रावधि द्रव्य, अब इसको द्रव्य में डूब जाओगे आप, है ना, समझ ही नहीं पाओगे क्या पूछना चाह रहा है वो। कॉल मनी, सीधी सी बात है, इसको कॉल मनी ऐसे ऐसे लिख लो अगर लिखना हो कहीं तो, है ना, ऐसे याद रखो कॉल मनी। अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त अल्पावधि, अल्पावधि वित्त है। चौथा कह रहे जीरो कूपन बॉन्ड, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को निर्गत किए जाने वाले ब्याज रहित, ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है। वो क्या कह रहा है, प्रतिभूति रहित, ये कह रहा है ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है, क्या जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड अनुसूचित व्यापारिक बैंकों द्वारा निगमों को, जो कंपनियां हैं, कंपनियों को निर्गत, उनको जारी किए जाने वाले ब्याज सहित अल्पकालिक बॉन्ड है, ठीक है, इनके बारे में ये पूछा है, ठीक है। देखिए कॉमर्शियल पेपर क्या है, कॉमर्शियल पेपर, मान लो कोई कंपनी है, उसको अगर लोन चाहिए, कंपनी को लोन चाहिए मार्केट से, वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट जारी कर देगी, डॉक्यूमेंट जारी कर देगी, भाई ये मेरा पेपर है ना, अगर मुझे क्या है, मेरी कंपनी के 100 रुपए का ये पेपर जारी कर रहा हूं, और जब इसकी मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा, मेच्योरिटी पीरियड हो जाएगा, तो मान लो ये पेपर है कॉमर्शियल पेपर, मान लो कंपनी को पैसे चाहिए मार्केट से, उसने बोल दिया 100 रुपए का ये पेपर है, मैं इसको मार्केट में जारी कर रहा हूं, लेकिन अभी क्या कि मैं इसको डिस्काउंट पे दे रहा हूं, इसको 90 रुपए का दे रहा हूं। अभी 1 साल बाद क्या करूंगा, मैं इस पैसे को 90 रुपए की जगह आपको 100 रुपए दूंगा और ये कागज ले लूंगा, आपको 10 रुपए का फायदा हो जाएगा, उसको क्या है लोन मिल जाएगा लो जनता के बीच से ही, तो क्या हो जाएगा, अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र है। क्या कह रहा है, अल्पकालिक प्रतिभूति रहित वचन पत्र, ठीक है, अल्पकालिक है भाई, सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। दूसरा कह रहे जमा प्रमाण पत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को दीर्घकालिक जारी किए जाते हैं, जमा प्रमाण पत्र, ठीक। तो भैया ये है, तो ये सारी बात इसमें सही है, जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आरबीआई द्वारा किसी निगम को दिए जाते हैं, बस जमा के आधार पर वो दिखा देगा, उसको वो प्रपत्र जारी कर देंगे, वो पैसा जुटा लेगा, लेकिन क्या है शॉर्ट टर्म के लिए है, क्या है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये वाला दूसरा जिसमें गलत है वो गलत हो जाएगा। अब आपको चौथे की जरूरत ही नहीं है ना, इसमें चौथा ऑप्शन मान लो इसकी आपको बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, इसको जानते भी नहीं, उसके बाद तब भी ये क्वेश्चन आपका ये सही हो जाएगा, आपको पता है पहला सही है और दूसरा गलत है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब पहला इसमें ही है, इसमें तो है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कॉल मनी क्या होती है, जैसे मान लो शॉर्ट टर्म के लिए एक बैंक को दूसरे बैंक से लोन लेना हो अपने काम चलाने के लिए, 1 डे 2 डे, 1 डे के लिए होता है मेरे लिए, 2 दिन तक चल जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है भाई, ये क्या ब्याज रहित, ये ब्याज रहित, ये ब्याज रहित होते हैं, ब्याज रहित दीर्घकालिक बॉन्ड होते हैं, ठीक है, ब्याज रहित दीर्घकालिक बॉन्ड रहते हैं, ब्याज नहीं इस पे दी जाती है ना, कूपन दिए जाएंगे, जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, आगे इसी प्रकार हम बाकी 21, 22 और 23 3 वर्षों के और इकोनॉमी सेक्शन के रह गए, उसके आने वाले 1 या 2 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो बाकी टॉपिक है उनको भी बहुत जल्द से जल्द हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट ऐसा हो आपको समझ में नहीं आया हो या कोई त्रुटि हमसे हो गई हो उसको सुधारना हो तो आप जाके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।